सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मार्केट में आज आपको ज्यादातर एक ही रंग नजर आएगा, वो है लाल रंग। गिरावट काफी सब्सटैंशियल है। शुरुआती आप देखें तो बड़ी गिरावट के साथ हुई थी, अभी भी 500 अंक नीचे। निफ्टी में तकरीबन 2% की गिरावट यहां पर आपको नजर आ रही है। लेकिन ये तो निफ्टी की तस्वीर है जिसे थोड़ा सा आईटी स्टॉक सहारा दे रहे हैं। लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पर भी गिरावट गहराती हुई करीब 1360 अंक नीचे 2-2.25% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मिड कैप की बात की जाए तो मिड कैप में भी चिंता की बात है, क्योंकि 1500 अंक नीचे 2.5% से ज़्यादा डे लो के करीब कर रहा है कारोबार। स्मॉल कैप को देखा जाए यहाँ पर क्या हालचाल है, 400 अंकों की गिरावट, डे लो के करीब 2.5% की कट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। एक बार पहले एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े लेकर आता हूँ। देखिए कि किस प्रकार से बायस पूरी तरीके से बेयर्स के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 2494 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहां पर गिरावट है, केवल 409 ऐसे हैं जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स और सेक्टर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है, ज्यादातर शेयरों में गिरावट है। पूरे सेक्टर का हाल सबसे बेहतरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। आईटी देखें तो आज थोड़ा सा सहारा देने का प्रयास कर रहा है, हालांकि इसके भी स्टॉक्स में देख रहा था ज़्यादातर ऑफ हाइज हो गए। इंडिया वेक्स बहुत बड़ा उछाल है 22% का। बाकी डिफेंस ऊपर की तरफ से करेक्टेड है। कैपिटल मार्केट पीएसयू बैंक 4% नीचे। ऑयल एंड गैस टूट चुका है। एनर्जी पैक में कमजोरी है। रियल्टी 3.5% का कट है। एफएमसीजी 1.5% नीचे। मेटल्स पर खास फोकस रखिएगा और पूरे सेक्टर की तस्वीर में मेटल सबसे ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। 4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मार्केट का हाल तो फिलहाल के लिए बेहाल है और सिर्फ लाल रंग जो है वो आपकी स्क्रीन पर छाया हुआ है। एक बार आपको दिखाता हूँ डॉलर रुपी, क्योंकि रुपया रिकॉर्ड नीचे स्तर पर है और $1 की कीमत अभी 92.18 यानी हिस्टोरिक लोज पर यहाँ पर फिलहाल जाते हुए नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं ये भी सेंटिमेंटली नेगेटिव पर इम्पैक्ट करता है। निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स को देखा जाए फिलहाल कौन से शेयर है तो आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा रेस्क्यू कर रहे थे। इन्फोसिस 12 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। भारती एयरटेल ऊपर है। कोल इंडिया सुबह से बजिंग है और ओएनजीसी, क्योंकि कच्चे तेल में उछाल है स्वाभाविक है। लेकिन एलएनटी लगातार दूसरा दिन बड़ी गिरावट का। आईसीआईसीआई बैंक कमजोर। टाटा स्टील ऑलमोस्ट 6-7% नीचे। एक्सिस बैंक में भी कमजोरी आपको नजर आएगी और बैंकिंग स्टॉक्स में जहां पर गिरावट है साफ है तस्वीर आपके सामने। 1306 अंकों का अकेले दबाव बना रहे सारे के सारे स्टॉक। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो आपको फिलहाल हरे निशान में नजर आएगा। इस प्रकार की बड़ी गिरावट यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मिडिल वेस्ट में जो तनाव देखने को मिल रहा है, मिडिल वेस्ट एशिया में, इसका एक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है और ऐसे कमज़ोर मार्केट में भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स डटे हुए हैं, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके शामिल कर रहे हैं ताकि शुक्रवार के अंत तक कोई इन तीनों में से कोई एक बन सके खिलाड़ी नंबर 1। चलिए स्वागत करते हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। आप तीनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। और आप तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। सबसे पहले देख लेते हैं कि सोमवार के अंत तक की आपकी परफॉर्मेंस क्या कह रही है, उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा कि आगे क्या करना चाहिए और कैसे पोर्टफोलियो के समीकरण बैठते हैं। एकदम सेम परफॉर्मेंस सबके पोर्टफोलियो में, तीनों के पोर्टफोलियो में 1-1% की गिरावट है। लेकिन एक चीज़ जो मैं पसंद कर रहा हूँ कि ऐसे मार्केट में जहाँ पर स्टॉक्स में इतना बड़ा कट है, उसके बावजूद अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 1-1% की गिरावट है तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छा है, इन प्लेस है। कंपेयर टू मार्केट आप कम यहाँ पर देखें तो अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए काबिल तारीफ यहाँ पर परफॉर्मेंस, एक बार निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, इससे थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस प्रकार के एक्शन है। 450 अंकों से ज़्यादा की कट यहाँ पर आपको नजर आएगी। 2% नीचे निफ्टी यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो को चेक कर लेते हैं। एक बार मैं परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि थोड़े से हेर फेर, थोड़े से बदलाव यहाँ पर आप तीनों की परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहे हैं, तो उससे समझेंगे। लेकिन तब तक एक बार के लिए मैं स्ट्रैटेजी समझ लेता हूं। प्रदीप जी क्या करेंगे इस हफ्ते? और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। निफ्टी ने जो बजट दिन का लो था वो ब्रेक किया है। तो ओवरऑल हम एक जो अप्रैल 2025 में बॉटम बना था 21,700 और वहां से हमने एक बड़ी रिकवरी देखी और नए रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखे।
तो उसका एक 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी था जो बजट दिन का लो था। तो वो ब्रेक हुआ है तो अब हम नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे देखते हैं इस पूरी अफवाह का, जो करीबन 24,050 के आसपास आता है। तो वो एक नेक्स्ट डाउनसाइड लेवल टू वॉच आउट रहेगा निफ्टी पे। ऑन द हायर साइड 25,200 25,300 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, वो क्रॉस नहीं होता तब तक एक शॉर्ट टर्म व्यू अभी भी नेगेटिव लेके चलेंगे। निफ्टी बैंक एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स जरूर से बना हुआ था, पर यहाँ पे भी एक आर्ली चार्ट्स में ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ है। तो यहाँ पे हम बजट के दिन का जो लो था उसको नेक्स्ट सपोर्ट मानेंगे, करीबन 57,800 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनता है। तो ऑयल प्राइसेस के साथ साथ ये लेवल्स रहेंगे दोनों इंडेक्सेस पे जो वॉच आउट करेंगे। हमारी जो स्ट्रेटेजी रही है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक पिक करने की बाइंग साइड के लिए इस गेम शो के लिए, वो हम कंटिन्यू करेंगे आज नए रिकमेंडेशन देते हुए। ऑल राइट, तो यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। ओम जी, क्या करना चाहिए फिलहाल ऐसे मार्केट में जहाँ पर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स और सेक्टर्स जो चल भी रहते ऑफ हाइज हैं? अच्छा, एक सेक्टर मेरे खास रडार पर आया है, वो है शुगर स्पेस के स्टॉक्स। इनमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है क्योंकि ये ब्रॉडरली इसका कोई अलग से इंडिसीज नहीं है, इसके चलते ट्रैकिंग पर नहीं आ पाता। आप रेणुका को देखें, बलरामपुर है, प्राज इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सब में 4 से लेकर 8% का बड़ा मूव है, लेकिन बाकी के पूरे मार्केट में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा। कहाँ फोकस करेंगे इस हफ्ते? जी बिल्कुल, आज के ऐसे गिरते हुए मार्केट में शुगर इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी एक अप मूव हमें देखने को मिल रही है, बट ब्रॉडर टर्म्स ये इम्पैक्ट जरूरी होगा कि ऐसे मार्केट में आज की क्लोजिंग के साथ वो कल के ओपनिंग में भी स्ट्रॉन्गर मूव दिखाने चाहिए, तभी हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे प्रदीप जी ने कहा कि हम स्विंग लो हम तोड़ चुके हैं, बट बेसिकली ऐसे मार्केट में अभी बॉटम नाइफिंग आई मीन फॉलिंग नाइफिंग हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बट नॉर्मली अगर हम एक करेक्टिव मूव की अगर हम कंप्लीशन की लेवल तक की अगर बात करें तो 24,150 का कहीं ना कहीं आने वाले 2 से 3 सेशन में ये एक मूव दिखा सकता है। वहीं एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,550 के आसपास। अगर उस लेवल के आसपास दिखाई देता है तो फिर से एक शॉर्ट टर्म मूव एक नीचे साइड में हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो रिलेटिवली जो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था कंपेयर टू निफ्टी, एक वहां से भारी गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि आज एचडीएफसी बैंक 3% नीचे खुला था और एसबीआई में भी काफी अच्छी बिकवाली हमें देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी में रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस एक थोड़ा सा मार्केट रेट को और काफी नीचे लेके जा सकता है। एक आज की कल के सेशन की अगर बात करें तो 58,000 के लेवल हमें टूटते हुए दिखाई दे सकता है, बट नॉर्मली जब तक 59,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऑप्ट करेंगे हम। ऑल राइट, यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। हरीश जी, क्या करना चाहिए सर ऐसे मार्केट में? ट्रेड करना तो बहुत डिफिकल्ट है, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन ट्रेड तो करना पड़ेगा। शो का फॉर्मेट है, लेकिन पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ दर्शकों के सामने परफॉर्मेंस भी अपडेटेड रखूंगा अभी फिलहाल के लिए। हरीश जी बताइए, क्या रणनीति है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। अगर देखा है तो मार्केट में इतना ज्यादा बिकवाली देखने मिल रहा है, बावजूद पीसीआर घट नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में स्पेशली हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर देखने मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज जो है 57,450 500 के आसपास है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेशर देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी कमज़ोर और होती हुई यहाँ पर नज़र आ सकती है, तो रखेंगे हम खास फोकस। चलिए अब एक काम करते हैं, शो की शुरुआत में जो परफॉर्मेंस आपके सामने रखी थी इसमें थोड़े से कैलकुलेशन एरर है। दरअसल आप देखें तो शो का फॉर्मेट ऐसा है कि मार्केट बंद होने के बाद भी हालांकि कोई फर्क नहीं है, 1% के आसपास का तो गिरावट थी यहाँ पर, तो बिल्कुल सही परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंता की बात नहीं। तो दर्शक नोट कर लें, तीनों खिलाड़ी हमारे नोट करके देख लें, कोई बदलाव नहीं है परफॉर्मेंस में, 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और मार्केट के कंपेरेटिव रेजिलियंस है। इस परफॉर्मेंस के लिए काबिल तारीफ यहाँ पर की जानी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो को समझा जाए, क्या करें। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आएगा स्क्रीन पर, देखते हैं कौन से स्टॉक्स थे इनके पास जिसके चलते यहाँ पर बेहतर रिस्क मैनेजमेंट को देखने को मिला और अभी फिलहाल क्या विकल्प बन रहे हैं। ऑयल इंडिया यहाँ पर बिकवाली की राय देती थी, समय रहते से कॉल को क्लोज कर दिया। आईपीएल अपोलो है, इसके अलावा बीएल यहाँ पर भी रखा। फोकस सर, आपके पास विकल्प है 2 शेयरों का, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? पहले तो जो स्प्लिट आप दिखा रहे हैं उसमें ऑयल इंडिया का सेल रिकमेंडेशन दिखा रहा है, जबकि वो मेरा बाय रिकमेंडेशन था और उसमें मैंने आज सुबह प्रॉफिट बुक किया है। साथ ही बीईएल में भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है। और नया जो स्टॉक जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे कोल इंडिया का।
अगर आप देखें ये टर्मोइल में सीपीएससी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग रहा है और रिलेटेड आउट परफॉर्मर है। सीपीएससी इंडेक्स पे हमारा ओवरऑल व्यू भी काफी पॉजिटिव है। तो कोल इंडिया उसी स्पेस को बिलोंग करता है और काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसके, शॉर्ट टर्म देखें या लॉन्ग टर्म देखें। आज के भी सेशन में ये काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जैसे ही अगर ये 438-39 के लेवल क्रॉस करता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भी कंफर्म करेगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट रिकवर होता है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होना चाहिए। तो कोल इंडिया में 436 के करंट रेट पे बाय करेंगे। 426 का स्टॉप लॉस रहेगा और 460 के इसमें टारगेट रहेंगे। बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा सर, थोड़ी सी एरर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसको दुरुस्त कर देंगे और फाइनल जब हम परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसको रेक्टिफाई करके भी दिखाएंगे। चलिए, ओम जी का पोर्टफोलियो देखा जाए। सर, आप भी बड़े ध्यान से देखिएगा, कोई बदलाव है तो मुझे बताइए। फिलहाल के लिए आपके पोर्टफोलियो को समझा जाए, कौन से स्टॉक्स हैं और अभी क्या विकल्प बन रहा है। तो पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए खाली है, सभी यहाँ पर पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं। इसमें पीबी फिनटेक, एसबीआई है और साथ में सेलकॉल था इंडियन होटल्स का और फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर खरीदारी की राय दी। आपके पास भी विकल्प है सर 2 शेयरों का, क्या करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे सेलकॉल के साथ जाना चाहूँगा। आरयूएनएल शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। एक काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट में ब्रेकडाउन हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली करंट भाव से हम सेल कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 293 का और टारगेट रहेगा 270। 270 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाइए, 4% नीचे और बाकी के रेलवे स्टॉक्स में भी कमजोरी यहाँ पर साफ नजर आ रही है। चलिए, अब हरीश जी का पोर्टफोलियो देखा जाए, कितने स्टॉक्स हैं और खेल के नियमों के अनुसार क्या विकल्प यहाँ पर बन रहा है। स्क्रीन पर आ गया पोर्टफोलियो। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बिकवाली की राय दी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओएनजीसी खरीदारी की राय, ग्लेनमार्क फार्मा बिकवाली की राय दे दी। थोड़ा सा आज होल्ड कर दे तो कमाल हो जाता है। एमसीएक्स यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी लेकिन कॉल कर दी बुक। सर, आज के लिए पहला आइडिया। देखिए, पहला आइडिया रहेगा भारतीय एयरटेल में। हमें लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था, लग रहा है कि स्टॉक में ओवरसोल्ड सिनेरियो नजर आ रहा है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की मौका बन सकता है। तो बाय करने की राय रहेगी भारतीय एयरटेल में। टारगेट दिखाने मिल रहे हैं 1935 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1840 का। 1935 के टारगेट और स्टॉप लॉस आपने कितना बताया? 1840। 1840। ओके, 1840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। अब क्योंकि खेल के नियमों के अनुसार हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास विकल्प है कि एक एक शेयर को और पोर्टफोलियो में जोड़ा जाए। तो हरीश जी, दूसरा आइडिया आप पहले बताइए। थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहता हूँ, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होने के राय दूंगा, उसके बाद सेकेंड हाफ में दूसरा स्टॉक में रिकमेंडेशन दे दें। फेयर एनफ, मार्केट काफ़ी करेक्टेड है, सही समय पर सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करके पोर्टफोलियो में जोड़ा जाएगा। ओम जी, सेम? जी बिल्कुल। सेम है, लिख लेता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ। वहीं प्रदीप जी, आपका क्या विचार है? मैं भी वेट करना चाहूंगा। अगर फर्स्ट आवर का हाई निफ्टी क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो कुछ और स्टॉक्स बाइंग कंफर्म कर सकते हैं, तो वो पैटर्न्स कंफर्म होने का वेट करें। ठीक है, पैटर्न कंफर्मेशन और निफ्टी का जो आर्ली हाई है एक बार ब्रेकआउट हो जाए, ये रणनीति बड़ी बेहतर है, सुनने में बढ़िया लग रही है, आप भी नोट करके चल सकते हैं। तो चलिए, हमारे तीनों जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो को फिलहाल के लिए कंप्लीट कर दिया गया। अब एक काम करते हैं, छोटे से बात में जो मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिला है, इसके बाद सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्रूड ऑयल पर, कच्चे तेल पर, नेचुरल गैस पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है और इसका असर भी दरअसल आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर देखने को मिलता है। इसकी पूरी डिटेल्ड रिसर्च और रिपोर्ट है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया के पास। नुपुर के पास चलते हैं। नुपुर, बताइए, कोई खास ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर बताया जा रहा है कि बड़ा इम्पैक्ट है, कौन से स्टॉक्स पर है, कौन से ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है और आगे क्या आउटलुक है? बिल्कुल, सिटी के ग्रुप की तरफ से रिपोर्ट आते हुए दिखी और यहाँ पे ऑयल एंड गैस पर पूरा फोकस किया है। जो खबर आई थी कि कतार ने एलएनजी सप्लाई और जो प्रोडक्शन है उसको हॉल्ट कर दिया है, वहाँ पर रोक लगाई है। उसके बाद क्या इम्पैक्ट इसका इंडियन मार्केट्स पर होगा, इंडियन की कंपनीज पर होगा, उसका एक एनालिसिस जो है वो सिटी ने किया है। इस सप्लाई बंद होने के चलते, एलएनजी की सप्लाई बंद होने की वजह से इंडिया में जो गैस का वैल्यू चेन है उस पर रिस्क आते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि
कि इंडिया एलएनजी सप्लाई में करीबन 40 से 50% जो हिस्सा है वो कतर से ही इंपोर्ट करता है। तो बड़ा सिग्निफिकेंट चंक जो है वो कतर से ही आता है, जिसका इम्पैक्ट आगे चलकर आपको नजर आएगा सप्लाई में। हाई ग्लोबल प्राइसेस के बीच सप्लाई जो है वो रिप्लेसमेंट करना भी मुश्किल है, सिटी का ऐसा मानना है। उनका ये भी कहना है, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस भी उन्होंने किया है, जहाँ पे गेल का जो ट्रांसमिशन वॉल्यूम है वो हो सकता है कि आगे चलकर गिरता हुआ दिखे। एक बड़ी रिस्क यहाँ पे वॉल्यूम के चलते आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट कतर और स्पॉट के एलएनजी पर जो गुजरात गैस है उसकी भी निर्भरता काफ़ी बनी हुई है। 70% जो है वो इंपोर्ट करता है गुजरात गैस कतर से, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो वॉल्यूम रिस्क यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 50% सप्लाई जो है वो कतर से आती है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। लोअर सर्किट पर स्टॉक ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। इसके अलावा महंगे कच्चे तेल से जो ओएनजीसी को है जो है एक्चुअली बेनिफिट आते हुए नजर आ सकता है, तो पॉजिटिव खबर है ओएनजीसी के लिए। लेकिन सिटी का मानना है कि ओएमसीज पर मार्जिन्स का दबाव दिखने वाला है और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसको जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है उसका एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ओएमसीज और जो एलएनजी सप्लाई के कंपनीज है जैसे कि पेट्रोनेट एलएनजी, गुजरात गैस, इन सब स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। राइट, तो यहाँ पर हम सीधे तौर पर असर भी देख रहे हैं। पेट्रोनेट एलएनजी फिलहाल 9% नीचे कर रहा है कारोबार। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। सीधे आती है परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की। क्या कहती है परफॉर्मेंस अभी के लिए? आप देखें 1% ऊपर प्रदीप जी का पोर्टफोलियो, 1% नीचे मेरा और हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।